नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक टॉक्स के अंदर हम लोग बातें करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम लोग बातें करते हैं टेक्नोलॉजी से क्रिएटेड गैप्स की। गैप्स को हम लोग मानते हैं उन एरियाज को जो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के विषय में ज्यादा जान नहीं पाए, या फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो गैप्स हमारी जिंदगी में क्रिएट हो गए हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं शॉर्टकट्स जो हमारी जिंदगी में क्रिएट हो गए हैं, हम लोग उनके विषय में उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब इसको अगर गहराई से समझने की कोशिश करें तो जब हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम को, जैसे हम व्हाट्सएप कहते हैं, अपने फोन के ऊपर यूज करते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि चैटिंग का एक बहुत बेहतरीन मीडियम है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब आपकी बातें एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही होती हैं तो कितने ही लोग उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको बीच में पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक समझाने के तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट्सएप के अंदर ये कमजोरियां हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम किसी भी तरीके के इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं उनको भरने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो ये बता सकें कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो रिजल्ट पे आप पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में जो दायरा है उसके अंदर काफी लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो कि आपके इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे इनवाइट किया। तो इन गैप्स को भरने के लिए, या ये गैप्स कैसे भरे जाते हैं, इनको जानने के लिए हम यहाँ पर हर हफ्ते किसी ना किसी एक्सपर्ट को आमंत्रित करते हैं। लेकिन आज का एपिसोड बहुत ही अलग होने वाला है दोस्तों, बिकॉज हम लोग यहाँ पर आज गैप्स को डिस्कस करेंगे तो सही, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करेंगे जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन में नहीं है लेकिन उसकी यूजेज में है। जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनसे मिलने से पहले हम लोग मिलते हैं हमारे उस एक्सपर्ट से जो हमारे को इस पूरी सीरीज के अंदर टेक्नोलॉजिकल गैप्स के ऊपर एडवाइस करते आए हैं और राय देते आए हैं, डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं जिसका नाम है GISPL, और GISPL बहुत सी कॉर्पोरेट्स को गाइडेंस देती है कि आपके जो IT सेक्टर है उसको कैसे और मजबूती से वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं लगाते, मिलते हैं उस खास गेस्ट से जिनको हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है कुछ ऐसी अंतरंग चीजों को जानने के लिए जिसके विषय में ज्यादातर कोई भी मीडिया बात नहीं करता। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नेशनल हेड हैं एक बहुत ही फेमस कंपनी ASA एसोसिएट्स के। प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। मैं शायद आपकी तारीफ में इतने शब्द नहीं कह पाऊंगा। मैं जानना चाहूंगा सर, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में। Thank you very much, Rajesh ji. Dr. Naveen, thank you very much for inviting. About myself, I qualified in 1990, and since then I am into this practice as a professional chartered accountant. And my forte is audits and international standards on accounting. I'm a partner in. हाँ, मैं यहाँ से अपने दर्शकों को बता दूं कि ऑडिट्स की जो हम बात करते हैं तो क्यों ऑडिट्स इतने खास बन जाते हैं। जब दोस्तों हम लोग बैंक ऑडिट्स की बात करते हैं तो बैंक ऑडिट्स के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने उनके गेटवेज को यूज़ करते हैं, हम लोग नेट बैंकिंग के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल गैप्स जो हैं जो क्रिएट होते हैं उनको तो एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट अपने दायरे में लेता ही है। लेकिन आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि बैंक के लोन्स जो होते हैं उनको देने के ऊपर भी कुछ ताकीद बनी हुई है RBI के द्वारा। यदि उस ताकीद को फॉलो ना करते हुए कुछ लोन्स पास किए जाते हैं तो उसको भी हम ऑडिट के दायरे में लेके आ सकते हैं प्रवीण कुमार जी जैसे एक्सपर्ट्स के द्वारा ही। तो प्रवीण जी, बहुत एक्साइटिंग है आपकी फील्ड। तो कुछ एक लाइव इंसिडेंट से समझाइए कि आप एक ऑडिटर का रोल कैसे निभाते हैं एक बैंक के अंदर। So Rajesh ji, whenever we go and carry out bank audits, we need to see how the bank is presenting their financial position and presenting their results in their balance sheets and profit and loss.
So we have to form an opinion whether the bank, whatever they are disclosing to the stakeholders, whether those statements are giving true and fair picture or not. So all the stakeholders, whether it is investor, whether it is regulator, whether it is even the bank customer, everyone wants to know how the bank is functioning, what are the assets of the bank, what are the liabilities of the bank. And when the bank is preparing a financial statement, we need to carry out audit, and we need to understand whether this picture which bank is presenting is showing true and fair picture or not. So in order to do that, we apply auditing standards, we apply various tools, we do various kind of sample checking to understand whether there are any gaps in whatever they are presenting to the stakeholders. Okay. So this is all about, in a very nutshell, in a very layman language, what the audit is all about. वंडरफुल. सो ये तो हमने जाना कि ऑडिटिंग जो बैंक ऑडिट्स के बारे में जो हमने जाना डिटेल में जाना, लेकिन हम एक चीज और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी ऑडिट्स और बैंक इनका क्या रिलेशन है. डॉक्टर नवीन, हम आईटी ऑडिट्स जो हैं वो नॉर्मल ऑडिट से बहुत फर्क होते हैं. कैसे फर्क होते हैं, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताइए प्लीज. देखिए, आईटी ऑडिट में क्या होता है कि जब जो बैंक है वो कैसे अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है और उसके अंदर जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर सिक्योरिटी को कैसे टेक केयर किया गया है, ये देखा जाता है. तो उसमें क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो कि आरबीआई ने खुद अपनी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं. तो वो गाइडलाइंस जो है आरबीआई की साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क गाइडलाइंस है, कि जो ये बताती है कि साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए जब एक बैंक ऑपरेट कर रहा है. और फिर दूसरा जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि लोन्स वगैरह देती हैं, उनको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है. और उनकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दिया गया है आरबीआई की तरफ से, कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत उनको चलना है. अदरवाइज दे विल नॉट गेट देयर सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस डन, और उनको काम करने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी. तो इस तरह से जो है वो पूरा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर उनका ऑडिट होता है, जो कि टेक्निकल ऑडिट होता है. राइट. तो वो टेक्निकल और साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होता है, जो कि एक सीसा सर्टिफाइड और सर्टेन पैनल कंपनी ही कर सकती है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा भी हुआ है. तो वो किया जाता है, और उसके बाद जब उसको वो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कंपनी को या बैंक को, तभी वो आगे ऑपरेट कर सकता है, नहीं तो वो ऑपरेट करने की उसको इजाज़त नहीं होती. ओके. सो प्रवीण जी, ये आपने अभी आईटी ऑडिट्स के बारे में भी जाना, तो सो यू आर ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. तो पर जो आप ऑडिट करते हैं और जो आईटी का ऑडिट है, हालांकि इसके अंदर कुछ खास मेल नहीं है इतना, लेकिन कितना इफेक्ट कर सकता है आपको एक आईटी ऑडिट का ब्रीच, मीनिंग अगर आईटी ऑडिट एक बैंक लूज कर देता है कि कंप्लायंस उसकी कहीं फेल हो जाती है, तो आपके ऑडिट्स पे उसका क्या असर पड़ता है और कैसे? तो राजेश जी, this is a very important question and very interesting question, because I give you some live example in order to understand. Suppose if I have gone to a bank to carry out the audit, most of the data is coming from their systems. It is coming from their computers. We have to be dependent on their IT systems. So अगर बैंक के IT systems में weakness है, अगर उनके controls में weakness है, तो we will never be able to rely on that data. So in order to ensure that the data which is coming and being presented in the financial statement, that data is that integrity of that data is in order. So generally the banks, they carry out IT audits at their own, and when we go and do our audits, we also include information system related checking. We call it ITGC, IT general controls. We also do that checking.
So basically, IT audits and statutory audits, they compensate each other. So when we are doing audit and we are preparing, we are reaching to an opinion on these financial statements, we take our reliance on IT systems. And for that, we have to, ask this question whether, the IT controls are in place or not. So on management side, they get the IT audits done. And as auditor, we also see whether the management is having complete control on their IT systems or not, and whether there is any weakness in those IT controls or not. जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट्स करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं या क्या चेकिंग आपकी मेजरली होती है बैंक्स के अंदर? So I give you some example, and this example is a very old case study. The bank, when they were implementing IT systems, they created ATMs at various places, and those ATMs were nowadays they are all connected with the one single cloud-based server. At that time, those were standalone ATMs. So one smart gentleman, what he did, he went to one ATM, withdraw some amount, went to another ATM, again withdrawn, and then third ATM, another withdrawn, because these ATMs were updated every day morning. So when the bankers came, they said that, okay, from so many ATMs, this man has withdrawn so much money, which is much more than what the balance was in that account. So it is, it is very important that IT systems are in place so that the frauds can be prevented, and misappropriation of funds can also be avoided. So there are various case studies which we see. If the bank is calculating interest on the loan which has been given to the borrower, if there is the IT controls are missing, there is a possibility that somebody can tinker with those formulas and can give undue advantage to one of the borrowers or the people who have deposited money. They may get a right amount of interest, or they may, in case there is a control weakness. So you imagine things can go haywire. ऑब्वियसली सो जब हम लोग लाइव अपडेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, जैसे कि एक एटीएम से दूसरे एटीएम पे ऑब्वियसली हम लोगों ने ये फिगर आउट किया कि लाइव अपडेशन कितनी ज़रूरी है, वरना सुबह तक बैलेंस जो है वो माइनस के अंदर कितना चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे क्या चैलेंजेस अब आज की डेट के अंदर हम फेस करते हैं इस लाइव अपडेशन के अंदर, थ्रेट्स क्या क्या है? लाइव अपडेशन आप जो पूछ रहे हैं कि एक एटीएम और दूसरे एटीएम के नॉट जस्ट एटीएम सर, मतलब जैसे हम अपना नेट बैंकिंग भी करते हैं, नेट बैंकिंग के पोर्टल से हम लोग विड्रॉ करते हैं, तो इसमें एक सर्वर के अंदर डेटा हाउस्ड है, ये भी हमें पता है, इतना तो हम कॉमन सेंस में जान ही गए हैं। और जहाँ आप एक एजेंट बन के जो है अपने लैपटॉप से अपना नेट बैंकिंग कर रहे होते हैं, तो एक प्रोसेस जो है लेन देन का, इसमें थ्रेट्स काफी एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे एरिया में। तो वो किस प्रकार की होती हैं और उसको मीट आउट करने के लिए आप क्या सजेशंस देते हैं बैंक्स को? देखिए, जो लाइव अपडेशन में अभी इस सिनेरियो में अभी ऐसी पहले आती थी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जबकि आजकल के सिनेरियो में लाइव अपडेशन में बहुत ही मिली सेकेंड्स का फ़र्क रह गया है, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है हमारे बैंकिंग सिस्टम में। और इस टाइम पे ऐसा कोई जो है इसमें थ्रेट नहीं है। और जो है जहाँ तक कि आप अपने अकाउंट की बात करो, अगर आप चाहे नेट बैंकिंग कर रहे हो और उसी वक्त आप एटीएम पे जाके देखोगे तो आपको सेम अमाउंट दिखेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जैसे सुनते हैं मैन इन द मिडल अटैक्स जो होते हैं, तो काफी आजकल तो हैकर्स भी सर अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, और वो ये ध्यान रखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से, इस अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसके ऊपर कुछ काफी देर तक वॉच रखते हैं, फिर किसी तरीके से अपने आप को सिस्टम के अंदर घुसाते हैं। तो ये सब चीजें भी तो आपको एज अ थ्रेट मैनेजर कहीं ना कहीं आपको मैनेज करने के लिए देनी पड़ती होंगी। हाँ राइट, उसमें क्या होता है, जैसे हैकर जो है
आपके सिस्टम में उसने हैक किया, जब 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 भी वो हैक को वो करता है, मैनेज करता है या उस हैकिंग प्लान करता है, तो वो आपके सिस्टम के ऊपर सबसे पहले वो कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देगा जिससे कि आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, जो कि स्पाईवेयर जिसे कहते हैं, राइट। तो स्पाईवेयर उसने डाला और आपके सिस्टम मॉनिटरिंग पे चला गया। अब उससे क्या है कि वो आपकी जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं वो धीरे धीरे उसके पास जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्पाईवेयर का काम ही यही होता है कि आपके यहाँ से सिस्टम से क्रीडेंशियल्स उठाए या जो जो आपकी एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो हैकर के पास पहुंच जाती है। और फिर अभी पीछे एक OTP स्कैम भी चला था, जिसमें कि आपका सिम स्वैपिंग स्कैम चला था। तो सिम जो है वो आपका स्वैप कर लेते थे हैकर्स, कि आपको रात के टाइम ही ये फ्रॉड किया जाता था कि रात के टाइम जब आप सो रहे हैं उस वक्त आपका जो है सिम जो है चेंज, वो आपके क्रीडेंशियल, जैसे आप आधार कार्ड किसी को देते हैं या आपने पैन कार्ड कभी बैंक वालों को दे देते हैं उसकी कॉपीज़, तो वो उन कॉपीज़ को यूज़ करके आपका सिम कार्ड कैंसिल करा के नया इशू करा लेते थे। और वो रात के टाइम एक्टिवेट करके जब भी आपके पास सारे क्रीडेंशियल आपके आ गए उनके पास, हाँ, अब क्रीडेंशियल तो उनके पास है, पासवर्ड सब है आपके बैंक का, अब OTP आना रह गया। तो OTP लाने के लिए वो क्या करते हैं कि आपका सिम स्वैप कर लिया, अब रात के टाइम उन्होंने स्वैप किया, स्टार्ट किया, आपका डीएक्टिवेट हो गया, उनका एक्टिवेट हो गया। अब सारे OTPs उनके पास आएंगे, जो फ्रॉड करना है वो उस वक्त उस फ्रॉड को कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपकी सिक्योरिटी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए? उसमें तो हम जब ऑडिट्स करते हैं बैंक, जब ये सिम वाले में तो अब ये ख़त्म हो गया स्कैम, अब नहीं कर सकते वो, क्योंकि सिम में अब जो एक नया सिम देने की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, स्ट्रिंजेंट हो गया। अब वो क्या करते हैं कि आप अगर जाएंगे तो एक तो आपका आधार वगैरह तो लेंगे, बट दे विल चेक विद योर फिंगरप्रिंट्स ऑल्सो, और आपकी फ़ोटो भी लेंगे कि आप ही आए हैं, और काफ़ी सारी उसमें और उन्होंने स्टेप्स डाले हैं जिससे कि ये ऑथेंटिकेट होता है कि रियल पर्सन ही आया है हमारे से सिम को चेंज करवाने के लिए। तो वो तो उन्होंने टेक केयर कर लिया, जो कि ये ऑडिट्स के बाद ही उनको ये सारी चीज़ें बताई गई। 2 मिनट दूंगा बताने के लिए कि इन्हीं को हम लोग गैप्स की फिलिंग कहते हैं दोस्तों। जब हम देखते हैं कि एक टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन हो तो गई, लेकिन उसका दायरा इतना बड़ा हो गया कि उस दायरे के अंदर और बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं जो कि बैंक फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। तो इसी को हम लोग गैप फिलिंग कहते हैं। तो लेकिन ये हम लोगों ने सर समझा डॉक्टर नवीन से कि आईटी के जो फ्रॉड्स होते हैं, आईटी के जो लैप्सेस, लकूनाज होते हैं, उनको कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में सुनते रहते हैं बैंक स्कैम हो गए, इतने करोड़ का स्कैम हो गया। मैं इस प्रोग्राम में नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो कि बैंक का पैसा लेके भाग गए। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है सर? मतलब ये इतना लूज रहता है क्या सिस्टम हमारा? Sir, I'll give you one example. We were talking about, IT controls. IT का बहुत important role है. I'll come to your question कि लोग किस तरीके से ये कर जाते हैं. But before that, I'll just add to the discussion which was happening. So अभी of late, there was a news item, one of the nationalized bank. So there were online transfers which were happening. So all those people who were having account in the bank, they got the credit, but bank did not get the credit. So there was a huge IT related gap in instant transfer, online bank transfer, which had happened. I think those are the places where bank has also lodged FIR and bank has also recovered money. But कहीं ना कहीं IT controls के बीच में gap था, जिसकी वजह से ये this is in hundreds of crores which I am talking about. So I think IT plays a very, very important role. And now I come to your question that when people borrow money from the bank and they are able to siphon off,
I think this is something which is a burning question for not only a common man, but also the regulators, because they are trying to prevent that situation. एक तरफ Government of India has created a bank where all these defaulting loans will be transferred. It will be a huge bank, and these accounts will be treated with a different focus, which accounts have gone bad. But you're right that some of the people, they had taken system for granted. They had borrowed money from the bank and siphoned off through various ways to different businesses, and they defaulted on the bank payments. But I think the way regulators and the Government of India is working nowadays, they are really trying to control, whatever the system weaknesses were there. So now, even Reserve Bank of India is very, very strict, and any account which is about to become non-performing, or where the borrower is giving an indication that there might be a situation, immediate actions are being taken by the banks. And as auditors also, we need to report in case, those accounts where the principal payment or the interest payments are not coming, and the bank is not reporting it as non-performing. So we need to report those accounts. बट सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी जानना आपसे कि जब एज एन ऑडिटर आप व्यू कर रहे होते हो बैंक के पूरे सिस्टम को, अकाउंट्स को, तो ये कैसे एनालाइज कर पाते हो? बिकॉज आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, मैं जानता हूँ, और ये कैसे आप एनालाइज कर पाते हो कि एक डिफॉल्टर कहीं जन्म ले रहा है? So Reserve Bank of India has given prudential norms. There are a very clear guidelines to the banks that अगर कोई borrower 3 महीने तक principal pay नहीं कर पा रहा है, interest नहीं pay कर पा रहा है, so that has to be categorized in a particular manner, which we call it non-performing assets. So as auditor, when we go and we see whether the bank is reporting those accounts as non-performing or not. So अब ये IT का बहुत important role है इसमें भी, because I'll give you an example. पहले क्या होता था, and I am not talking distance past, I am talking 6 months ago or a year ago. बैंक्स के सिस्टम में, आईटी सिस्टम्स में एक लेकुना था कि जो भी डिफॉल्ट होंगे मंथ एंड पे बैंक डिसाइड करेगा कि वो नॉन परफॉर्मिंग है या नहीं है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी कि आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करना है कि आज ये अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो गया। दैट मीन्स आज उसके 60 दिन हो गए, ना प्रिंसिपल की पेमेंट आई, ना उसने इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो आप इस अकाउंट को आइडेंटिफाई करिए। बैंक यूज्ड टू डू इट ऑन मंथ एंड ऑल द बैंक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, द सिस्टम वाज लाइक क्रिएटेड लाइक दैट, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांटेड दैट टू हैपन ऑन every day basis. Now the banks have got it done, and as auditor we were responsible to report whether बैंक का जो IT सिस्टम है वो इस तरीके से प्रॉपरली रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए हमें we will need to हमें जाके चेक करना होता है, और we need to report whether the bank is following guidelines of Reserve Bank of India or not. अच्छा सर, अगर आप मुझे ये इजाज़त दें तो ये जानना बहुत एक्साइटिंग रहेगा मेरे लिए भी, मेरे दर्शकों के लिए भी, ये जब एक ऑडिट किया जाता है और उसके अंदर कोई एक गलती पकड़ी जाती है, चाहे वो बैंक की तरफ से हो, चाहे वो एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जिसने लोन लिया हो, तो नॉर्मली ऑडिटर्स को अप्रोच किया जाता है कि सर देख लीजिए ना, सर कुछ कर सकते हैं तो बताइए ना, कुछ रिपोर्ट मत कीजिए ना। तो कुछ ऐसे कुछ वाकया आपके सामने भी आए? सर ये तो हम ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी फेस व्हेनेवर वी गो एंड द बैंक ऑडिट, नॉट ओनली अस, आई मीन द होल ऑडिटिंग कम्युनिटी, bankers and the regulators. So the regulator want these accounts to be reported. Sometimes the bankers say that we are into the business, we know this account will not go bad, so if you will start reporting it,
If you report it, then the account will certainly go back. So, this is a challenge for all the auditors, and we need to, put our foot down. We need to work within the framework of auditing standards. We need to work according to the guidelines given by Reserve Bank of India. And I think of late, there has been a very, I would say, tightening of the screws by the regulators on auditing community. So auditors will not take chances. आई एम श्योर। और सर, जब एक रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर आपके जैसा हो, जिसको जो इतना एक्सपीरियंस जिसके साथ चलता है, तो एक ऑडिट की जो साख होती है वो भी मेंटेन करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज उसी की वजह से आपको सभी लोग पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और आपके पास आते भी हैं। तो दोस्तों, ये एक हम लोगों ने एक छोटा सा सिलसिला जानने की कोशिश करी कि बैंक्स के पर्दे के पीछे आफ्टरऑल चल क्या रहा होता है। एक तरफ हमारे बैठे हैं डॉक्टर नवीन धाम, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, जो ये बताने के अंदर महारत हासिल कर चुके हैं कि कौन सी आईटी का स्ट्रक्चर काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और एक तरफ हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे ऑडिटर जो एक्सपर्ट हैं फॉरेंसिक्स के अंदर भी, जान सकते हैं कि कौन सा अकाउंट कहाँ गड़बड़ कर रहा है और कैसे उसको ठीक करना है। और उनकी ऑडिटिंग के बूते पर ही हम लोग ये मान सकते हैं कि देश का इतना करोड़ों का पैसा जो है वो बच पाता है। तो बहुत एक्साइटिंग रहा। मैं प्रवीण कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप इस शो में हमारे साथ जुड़े। और आई एम श्योर जो बातें हमारे को आज आपने बताई हैं उससे ये मालूम चला होगा हमारे दर्शकों को कि जो एक बैंक के अंदर बैंक एक पूरा प्रोसेस है और उसको मैनेज करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है देश को। तो धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से। एंड डॉक्टर नवीन धाम, आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑलवेज कि आप आते हैं और एक आईटी के बारे में इतना अच्छा हमारे को समझाते हैं कि कहाँ गैप्स हैं, उसको कैसे फिल कर रही है आज की जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसको। सो दोस्तों, इसके साथ ही विराम लेना चाहूँगा अपने शब्दों को और इस एपिसोड को। जल्द मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग सब्जेक्ट के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक टॉक्स, यूं ही अपना प्यार भेजते रहिए हमें। मैं जाने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि यदि आपके आईटी स्ट्रक्चर को भी डॉक्टर नवीन धाम जैसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो ये नंबर्स हम लोग उनके यहाँ नीचे फ्लैश कर रहे हैं, आप ज़रूर उनको मिल सकते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट जो एक बैंक ऑडिटर हैं, वो भी बहुत ही एक्साइटिंग पर्सनालिटी हैं। यदि आप उनसे रूबरू होना चाहते हैं, पर्सनल तौर पे मिलना चाहते हैं, हम लोग उनके नंबर्स तो नहीं फ्लैश कर सकते, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए डिटेल्स आपके यहाँ पर नीचे दी जा रही हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आपको हमारे क्लाउड एक्सेस के सौजन्य से प्राप्त होता है, GISPL के सौजन्य से प्राप्त होता है। हमारे दोनों स्पॉन्सर्स के डिटेल्स हमारे यहाँ पर दी जा रही हैं। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसने वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त करी है। नो फुटप्रिंट्स का एक खिताब उसने लिया है। आपके अकाउंट्स वहाँ पर, आपके जो डेटा है वहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकता है, इसके एश्योरेंस वो लोग आपको देते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।